Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। यूपी में एक चुनाव ऐसा भी है जहां चुनाव लड़ने वाले नहीं बल्कि लड़ाने वाले की वजह से खबरों में है। हम बात करते हैं जौनपुर की और बात करते हैं यहां के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की। जेल से छूटे और फिर मंदिर मंदिर गए, परिक्रमा की और फिर जौनपुर पहुंचे हैं। धनंजय सिंह जी बीएसपी की उम्मीदवार हैं, आपकी पत्नी जी, और हनुमान जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, बीएसपी में ऐसा कल्चर तो नहीं है? नहीं, आस्थाओं पे कोई रोक नहीं है। हमारी आस्था है बिल्कुल, उस पर हम पहले ही बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था पे कभी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं रहा है। ऐसा कहने को बाहर के इस तरीके के हवाएं हैं, और हमेशा बहन मायावती जी ने इस बात को हमेशा कहा है कि हमें किसी भी जो भी लोग जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमेशा उन्होंने सबका स्वागत किया है। आपका जो एक बड़ा नामी परिचय है वो है बाहुबली पूर्व सांसद की। ये बाहुबली क्या होता है? अभी आप ही लोगों द्वारा दिया गया नाम है, हमारे मीडिया के साथियों द्वारा। हम तो बड़े ईमानदारी के साथ पब्लिक के बीच रहते हैं। छात्र राजनीति से निकल गया है, उसके बाद हम लोग पब्लिक के बीच में आए, इंडिपेंडेंट एमएलए बने, फिर पब्लिक की पॉलिटिक्स में हमेशा लगे रहे और अपना 100% देने का प्रयास किया उनके बीच में, चाहे वो सदन हो चाहे वो सड़क हो, हमेशा। मुझे एक बात बताइए, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस बार यानी 2024 का लोकसभा चुनाव धनंजय सिंह खुद लड़ना चाहते थे। जी बिल्कुल, ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप अखिलेश यादव के साथ आपकी एक शादी में समारोह में मुलाकात। मेरी तैयारी इंडिपेंडेंट भी थी। पहले मैं देखिए मैं जेडीयू में था। अब जेडीयू में नहीं है आप? नहीं, जेडीयू में मैं जब था तो पहले जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी। 2022 में जब मैं चुनाव लड़ा तो उसके बाद फिर जेडीयू ने इंडिया गठबंधन में शामिल हुई। तो फिर ये था कि इंडिया गठबंधन से हो सकता है यहाँ पे सीट जौनपुर की छूटे। बात चल रही थी हमारी पार्टी के नेताओं से, ललन जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो बातचीत हो रही थी। तो फिर उसी बीच अचानक परिवर्तन होता है, फिर जेडीयू एनडीए का हिस्सा बन जाती है। तो जेडीयू को जो बिहार का ही कोटा था वही नहीं मिल पाया पूरा, तो यूपी में कहाँ से मिलता। क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी तो हमने निर्णय किया चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे। जब मैंने जेडीयू में बात कही पार्टी फोरम पे कि अगर फिर हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे थे 2 सालों से पार्टी के लिए, अगर यूपी में लड़ना नहीं तो फिर मतलब क्या है। फिर हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो हमारी तैयारी चल रही थी हम उस पर चल पड़े कि इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव से जो मुलाकात? शादी में मुलाकात हुई थी, सामान्य शिष्टाचार। एक हमारा जूनियर लड़का था, क्रिकेट खेलता था, वो उसी की शादी थी, उसी में मैं भी गया, तो उसी में अखिलेश जी भी थे। तो पहले से मुलाकात थी, पार्लियामेंट भी रहे, पहले से जान पहचान थी, तो एक दूसरे से वहीं मुलाकात हुई। आज जब आपकी पत्नी श्रीकला सिंह बीएसपी से यहाँ चुनाव लड़ रही हैं जी, अभी भी आपके मन में इच्छा वो यही होगी कि आप ही लड़ते तो बेहतर होता? अब देखिए, अब वो नहीं करना चाहिए, जो स्थिति है उसको सामना करना चाहिए। आज देखिए, अब उस पर ना जाए हम लोग। मन की बात पूछ रहा हूँ भाई। नहीं, मेरी बिल्कुल इच्छा थी पहले लड़ने की, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में चाहता हूँ मेरी पत्नी ही लड़े चुनाव। ऐसा तो कभी हुआ नहीं आपके जीवन में कि आप लड़ाने के रोल में हो? ये पहली बार ऐसा है? नहीं, लड़ाने के रोल में कई बार लड़ाए हूँ। ऐसा क्या, कैसी बात कर रहे हैं? हम लोगों ने कई चुनाव लड़ाए लोगों को। नहीं, ये वाला मामला कि आप खुद बाहर हैं, जमानत पे हैं और फिर भी आप नहीं लड़ पाए। अब देखिए, कोर्ट के कॉम्प्लिकेशंस है, उस पर अभी हम लोग नहीं जाना चाहते, चूँकि हमको कन्विक्शन हुआ, एक फर्जी मामले में कन्विक्शन हुआ। केस ही फर्जी था पूरी तरीके से, और वो केस करप्शन के अगेंस्ट हमने बात उठाई। यही घर था, यही कमरा है जहाँ आप बैठे हुए हैं, यही प्रोजेक्ट मैनेजर, यही जल निगम के इंजीनियर, सारे लोग आए, बैठ के बात हो रही थी। जिनके बारे में कहा जा रहा है कि रंगदारी और रंगदारी, इसे यही कमरा था, ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे। वो अपनी बात बताए, इंजीनियर जल निगम से हमने क्रॉस चेक किया, हमारे तमाम सभासद आके हमारे पास शिकायत की थी, पब्लिक शिकायत की थी। अभी आप जाएंगे, आप देखेंगे सड़कों का हाल देख लीजिएगा, नमामि गंगे की ही देन है यहाँ पे। अभी निकल के जाएंगे आप जब इस तरफ, तो आप देखिएगा जो हालात है शहर के हमारे। तो वही सब तमाम इश्यूज थे उस समय भी। आज से 4 साल पहले का मुकदमा, और हमें तुरंत उसमें करा के जिस पीएम ने जिससे एफआईआर कराई गई, आप भी पंकज जी जानते हैं
इतनी त्वरित कार्रवाई कभी आपने देखी नहीं होगी। मेरी वार्ता उससे 6 बजे यहाँ पर पीएम, जल निगम के जेई वगैरह सब आए यहाँ पर। उसके बाद जो है मुकदमा जो है 10:30 बजे उसको बुला के मुकदमा कायम कर दिया, क्योंकि उस समय यहाँ तत्कालीन मंत्री थे, उसमें उसी विभाग के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें और बढ़ें। बाद में वो मसला विधान परिषद की समिति में गया, जिसमें डीएम ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने एडवर्स रिपोर्ट भी दिया उस कंपनी के खिलाफ। तमाम चीज़ें हैं। मैं तो देख रहा हूँ किस तरीके से मैं विक्टिम बना इस मामले में, और पब्लिक डोमेन में है सारी चीज़ें, कैसा है कि नहीं कोई चीज़ सीक्रेट है यहाँ पर। और 10:30 बजे एफआईआर करा के रात को 1 बजे मेरी गिरफ्तारी हो जाती इसी घर से। आपकी जो 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे के अंदर। बाहुबली वाली छवि की वजह से तो नहीं ये सब हो गया? अब हमें नहीं लगता उसकी वजह से हुआ। यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी रची गई कुछ पुलिस अफसर और यहाँ के स्थानीय नेताओं से करके, जो स्थानीय मंत्री थे। ये कहा जा रहा है कि आप जब इलाहाबाद हाई कोर्ट गए तो थोड़ी सी राहत मिली और थोड़ी सी आफत भी रही। जमानत तो मिल गई पर आपकी सजा पर रोक नहीं। अब जो भी न्यायपालिका का जो भी निर्णय उसे स्वीकार है, ऐसा नहीं। अभी अपेक्स कोर्ट है, वहाँ भी हम चैलेंज करेंगे इस बात को अभी चुनाव के बाद। जी। आज जब ये चुनावी मुकाबला है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ आपकी पत्नी बीएसपी से हैं, एक तरफ बीजेपी से कृपा शंकर सिंह है, तो इसमें आप कहाँ ठहरे हुए हैं? हम ही ठहरे हुए हैं, हम ही यहाँ पर ठहरे हुए हैं जौनपुर में। बाकी सब लोग तो किसी न किसी नाम से लड़ रहे हैं, अपना किसी का कोई आधार नहीं है। यहाँ पर हमारे दल का भी आधार है और मेरा अपना भी आधार है। और लेकिन यहाँ पे जो लोग भी लड़ने आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों, कोई पार्टी के नाम पे जितना वोट मांग ले, जितने लोग दे दें, दोनों लोगों को वही हाल है। आप जब अपना आधार की बात करते हैं, मैं समझा नहीं। आप तो 2009 में आखिरी बार सांसद बने थे जी, उसके बाद आप कई चुनाव लड़े जी, तो वो आधार तो आपका दिखा नहीं, कहाँ आप जीत नहीं पाए? देखिए लोकतंत्र में हार जीत सब चीज, जीतना ही सब कुछ नहीं हो जाता है। आप लोगों के बीच में हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं 2019 का लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ा, मैं 2017 का असेंबली लड़ा, हमारी सपा के बीच में लड़ाई थी और यहाँ पर सपा चुनाव जीतती है मुझसे। फिर 2020 में बाई इलेक्शन होता है। उस बाई इलेक्शन में आप जानते सत्तारूढ़ दल का बाई इलेक्शन कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ लड़ी, यहाँ अपनी जमानत नहीं बचा पाई और हम 4000 की वोट से चुनाव, और प्रशासन के द्वारा हरवाया गया चुनाव, आप पता कर लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से हमको एकदम कन्फाइन कर दिया था, हमारे लोगों को प्रचार प्रसार करना रोक दिया था। हम 69,000 वोट पाके चुनाव हार जाते हैं और बीजेपी को 28,000 वोट मिलता है और 73,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। फिर बाई इलेक्शन और फिर जनरल इलेक्शन होता है 22 का, वही मल्हनी विधानसभा है जहाँ से हमको 80,000 वोट मिलते हैं। समाजवादी पार्टी को भी 96,000 वोट मिलते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को, जो कि 2019 में पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे, उसी मल्हनी से 78,000 वोट मिला था उनको, और वो 18,000 वोट पाके सिमट जाते हैं। बाई इलेक्शन से भी 10,000 वोट कम हो जाता है। उनके सारे स्टालवार्ट लीडर आके यहाँ पे प्रचार करके गए। तो मेरा आधार तो कहीं घटा नहीं ना, वो आधार तो मेरा है ना। 80,000 वोट अगर मुझे मल्हनी में लोगों ने दिया, मुझे धनंजय सिंह को दिया है ना। वो मैं एक चीज नहीं समझ पाता हूँ धनंजय जी, हार जीत अपनी जगह है। मैं आप जब आधार की बात करते हैं तो एक विचारधारा की भी बात साथ में। बिल्कुल। आप कभी बसपा चले जाते हैं, आप कभी जेडीयू चले जाते हैं, आप कभी रामविलास पासवान की पार्टी में चले जाते हैं। नहीं, केवल मैं आपको बताऊं, बसपा और जेडीयू रहा हूं मैं। और जब जेडीयू यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही थी, आपको मैं बताऊं, जेडीयू यहाँ आखिरी चुनाव लड़ी है 2007 में। 2007 के बाद जेडीयू यहाँ चुनाव नहीं लड़ी। 2009 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी, 2012 के असेंबली नहीं लड़ी, 2017 के असेंबली नहीं लड़ी, फिर 2019 में पार्लियामेंट नहीं लड़ी, जबकि एनडीए के साथ थी। 2014 में यहाँ पार्लियामेंट नहीं लड़ी। फिर जेडीयू जो है जाके 2022 में भी लड़ी, तो भी हम लोग थे उस समय लड़ी जेडीयू, वो भी अलायंस में नहीं लड़ पाई। हम लोगों का लड़ना चाहिए, लड़ेगी पार्टी तभी बढ़ेगी, लोगों को तो लड़ना पड़ेगा। जिन मायावती ने आपको सांसद रहते पार्टी से बाहर कर दिया था, मायावती जी ने, आज आप उन्हीं मायावती जी की पार्टी से आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही, पार्टी के लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने भी अप्रोच किया, जैसे भी बातें बनी निश्चित रूप से। तो वो तो मैं तो उस समय जेल में था, हमारी तो किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है। और नो डाउट यहाँ के पार्टी के लोग भी चाहते थे कि पार्टी से आए, तो
हर पार्टी भी चाहती है उसके लिए जीतने वाला विनिंग कैंडिडेट कोई हो। और हमारी पत्नी जो है श्रीकला जी पिछले 3 वर्षों से जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम कर रही थी यहाँ ज़िले में, और एक अच्छी उनकी इमेज भी बनी यहाँ पर, एक मिलनसार भी हैं, सबसे मिलना जुलना भी है, उसका लाभ उनको मिल रहा है यहाँ पर। आप जब जेल में रहते हैं तब, जेल से बाहर रहते हैं तब, जब जेल में थे तो ये आरोप लगा कि अब जेल से चुनाव को प्रचार को प्रभावित कर रहे हैं, अब बाहर छूट गए हैं, ये क्या है मतलब? देखिए, जो भी होता है, जब भी चुनाव आता है यहाँ पर, तो चुनाव में जौनपुर में सारे मुद्दे मेरे इर्द गिर्द ही रहते हैं। जितने भी ऑपोजिशन की पार्टियाँ सब मिल जाती हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जो हो। अच्छा। इनको लगता है टारगेट मुझे करने लगती हैं, तो उतना झेलना पड़ता है। पीछे की वजह? क्योंकि देखिए, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति। जो कमज़ोर तबका है, जो नीडी लोग हैं, हम लोग उनके लिए खड़े हो, तो चाहे जिस जात वर्ग धर्म मजहब के लोग हों, तो सभी को लगता है कि मेरा भी वोट बैंक कट रहा है, मेरा भी वोट बैंक कर रहा है, मेरा भी कट, इनसे मुझे नुकसान हो रहा है। आज जब देश में राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहे हैं, राम मंदिर से लेकर के फिर देश के विकास की बात हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है, उसमें मतलब बीएसपी कहीं ठहरती ही नहीं है। तो आप यहाँ चुनाव, आपकी पत्नी लड़ रही हैं, तो कोई राष्ट्रीय मुद्दा पर चुनाव हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? बीएसपी के लिए क्या यहाँ बचता है? हमें बताइए, राष्ट्रीय मुद्दे कौन से बहुत बड़े मुद्दे इसमें बताएं हमें भी, आप भी। भाई, देश के विकास से लेकर के राष्ट्रवाद से लेकर, ये सारे तो मुद्दे हैं। क्या आप राष्ट्रवादी नहीं हैं? हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो है भारत माता के प्रति समर्पित है, और प्रत्येक व्यक्ति भारत के कानून को मानता है, और प्रत्येक व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति सम्मान रखता है। और ये किसी भी दल इसका ठेकेदार नहीं होना चाहिए कि वही राष्ट्रवादी हैं, वही धर्म के ठेकेदार हैं, वही जो कर वही संविधान के रक्षक हैं। नहीं, इस देश का प्रत्येक नागरिक भारत माता की संतान है, और भारत माता के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर है। ये जो मायावती जी को और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, ये सब सरासर जब मुद्दे बनाए जाते हैं ऑपोजिशन के, खास तौर से समाजवादी पार्टी और जो ऑपोजिशन के लोग हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को करने के लिए कहते हैं। आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी ने अभी रिसेंटली जितने अच्छे अच्छे कैंडिडेट दिए हैं, आज की डेट आप यही घोषी देखिए, घोषी बहुजन समाज पार्टी आज की डेट में विनिंग पोजीशन में है। वहाँ पर धौरहरा देखिए सीटा, बहुत सी सीटों के जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बहुत से वोट कटवा पार्टी टाइप की बीएसपी का आधार हो गया आज इस चुनाव में, कहा जा रहा है। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी अगर इतनी ही ताकत थी तो अकेले अकेले लड़ लेते ना। आप अकेले सारी पार्टियां लड़ती। आज कांग्रेस को अलायंस की ज़रूरत पड़ रही है, सबको अलायंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? समाजवादी पार्टी को अलायंस की ज़रूरत पड़ रही है, इवन बीजेपी को अलायंस की ज़रूरत पड़ रही है। जाके आंध्रा में बीएसपी ने भी सपा के साथ गठबंधन किया था पिछले, तो उसका लाभ मिला बीएसपी को। बीएसपी ने अगर अलायंसेस की पॉलिटिक्स अगर देखते हैं, उसका फायदे के लिए कर रही है, फायदे के लिए कर रही है, ठीक है। जब बीएसपी आज आइडियोलॉजी भी कर रही है, और आप देखिएगा इसका आज जो चीज़ें चल रही हैं, उसका एडवांटेज बीएसपी को आने वाले समय मिलेगा निश्चित रूप से। आपको लगता है राहुल गांधी में वो संभावनाएं हैं कि एक तरीके से वो गठबंधन को आगे ले जाकर और देश में सत्ता में उनकी वापसी हो सकती है? अब देखिए, चुनाव बहुत देश में विचित्र चुनाव चल रहा है, और स्थानीय मुद्दे बहुत प्रभावी हैं। तमिलनाडु के इश्यूज डिफरेंस अलग हैं, बंगाल के इश्यूज अलग हैं, तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो रही है दोनों तरफ से। लेकिन मुझे नहीं लगता क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावी हैं। अगर क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावी नहीं होते तो इन राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों के साथ समझौते करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी को समझौता बिहार में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आरजेडी के साथ कांग्रेस को नहीं पड़ती, तमिलनाडु में बीजेपी को समझौता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आंध्रा में समझौता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों पड़ रही है? ये बताइए, यूपी में जो जगह जगह छत्री पंचायत हो रहे हैं जी, और उसमें खास पार्टी को ही टारगेट किया जा रहा है जी, आपको क्या लगता है कि उनकी जो डिमांड है वो सही है? देखिए, जब भी लगता है किसी जाति वर्ग को, इस देश में जाति जनगणना सारे लोग करा रहे हैं, अभी तो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा यही चल रहा था देश में, सभी पार्टियां कास्ट सेंसस में बैकफुट पे थी। तो जब ऐसी बात चल रही है तो निश्चित रूप से हर जात चाहती है कि उसकी भागीदारी हो,
और कमोबेश भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय समाज के लोग अधिकांशतः वोट देते रहे हैं। तो उनकी उम्मीद थी, उनकी भागीदारी, उनके अनुरूप उनको लगता है भागीदारी नहीं हुई तो उन्होंने विरोध किया इस बात का। ये जो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार जो है अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करती है विपक्षियों को डराने धमकाने में, आप इस बात को सही मानते हैं क्या? देखिए, परंपरा चली आ रही है, किसी सरकारों में कम होती है, किसी सरकारों में ज़्यादा होती है। मैं आपको वेरी ऑनेस्टली कहूँ कि मैं कांग्रेस की सरकार का भुक्तभोगी रहा हूँ। 2013 में दिल्ली में मेरे ऊपर, मैं ही इन्फॉर्मेंट था पुलिस को, और मुझे उस फर्जी मुकदमे में फंसा के बंद कर दिया गया दिल्ली में। तो मैं तो कांग्रेस का भुक्तभोगी था। और 2014 का चुनाव मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था। वो चुनाव सिर्फ मुझे चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुझे 3 जजेस की बेंच ने हमको एंट्री पेरोल दिया था कि जाके आप चुनाव भी नामांकन करके आइए, दोबारा आपको पेरोल एक्सटेंड की जाएगी कि आप चुनाव लड़ सकें। और मुकुल रोहतगी जी हमारे अपीयर हुए थे उस केस में। तो मैं तो खुद भुक्तभोगी रहा हूँ। तो तमाम सरकारें इस तरह के आरोप तो लगते रहे हैं, पहले भी रहे हैं, कभी कम कभी बेसी। कौन किस तरीके से एक्सप्लॉइट करे, हमेशा एजेंसियां एक्सप्लॉइट होती रही हैं। और इसको मैं बता रहा हूं कि अभी भी हो रही, आगे भी होती रही, कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपका कहने का मतलब कि बीजेपी नहीं है, हर सरकार हाँ, होती है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा। जो ज़्यादा ताकतवर सरकार होती है ज़्यादा बुरी तरीके से उसका एक्सप्लॉइट करती है। एजेंसीज का एक्सप्लॉइटेशन होता रहा है इस देश में। दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि आपको क्या लग रहा है जो दावा है बीजेपी का 400 पार का जी, और सत्ता उन्हीं की होगी तीसरी बार, आप ये मान के चल रहे हैं क्या यही सूरत हाल होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से सरकारी नौकरियों का कमी की गई है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस भारत में जो हमारे देश की जो मनोदशा है, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया की, उसमें लोग सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों के रुझान बहुत ज़्यादा रहता है और चाहते भी हमारे घर का बच्चा सरकारी नौकरी में जाए, प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाते हैं। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है वो एक गलत है। उसको लेके हमारे ख़ास तौर से मैं देख रहा हूँ हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में उस बात का बहुत विरोध है। ये मैं अंडर करंट है, लोग महसूस करें ना करें, लेकिन दिख रहा है। 2014 हो गया, 2019 हो बहुत गया, बैकलॉग भरा हुआ, यूपी में 2017 हो गया, 2022 हो गया, 4 चुनाव यहाँ विपक्ष हार चुका है। किस भरोसे से आप कहते हैं कि चीजें बदल जाएंगी? देखिए, बदलती है बाय डिफ़ॉल्ट, सत्ता बाय डिफ़ॉल्ट बदलती है। इंदिरा जी ने गलती की थी, सत्ता बदली थी, तो सत्ताएं बदलती। 417 सीट थी राजीव गांधी जी की 85 में, और बीपी सिंह निकल के आए, सरकार बदल गई। बहुत बड़ी सरकार थी, बहुत बड़ी मेजॉरिटी की सरकार थी। तो ये आप नहीं कह सकते कब क्या हो जाए। आखिरी सवाल, यूपी में योगी सरकार का कामकाज कैसा है? किस पर्पज से? ऐसे ही पूरे सरकार का कामकाज क्या होता है, लोगों के प्रति जिस जवाबदेही से सरकार बनती है उस मायने में मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, सरकार को जितने बैकलॉग है उसको भरना चाहिए। उसमें मैं देखता हूँ कि वहाँ पे वो है। लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे सरकार ठीक काम की है, और बाकी जो है जब जहाँ नौकरियाँ देने का सवाल रहा है वहाँ पे मैं सरकार को मैं देखता हूँ वहाँ कहीं ना कहीं कमी पाता हूँ मैं। और ख़ास तौर से जिस तरीके से संविदा पे भर्ती की जा रही, चाहे स्कूलों में है, क्या कहते हैं, अस्पतालों में हो, इस पे रोक लगाना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। आप पूरे मुतमईन हैं कि जौनपुर में इस बार धनंजय सिंह तो कई चुनाव लड़े, पर शायद आप कह रहे थे कि आपकी पत्नी लकी है। एक चीज़ और हम बताएं, यूपी स्टेट, सॉरी क्या कह रहे थे आप? पत्नी, आपने कहा कि अभी जब बात हो रही थी तो आपने एक बार जिक्र किया कि आपकी पत्नी लकी है। आप तो कई चुनाव लड़े, कामयाबी नहीं मिली, इस बार वो लड़ रहे हैं और आपने इस बात का जिक्र किया। मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, वो चुनाव जिला पंचायत का लड़ी थी, और इंडिपेंडेंट यहाँ से चेयरमैन बनी थी, और भाग्य है, हो सकता है उन्हीं का भाग्य अच्छा हो, वही बन यहाँ से लोकसभा सदस्य चुनी जाए। और मुझे विश्वास है, और जिस तरीके से अभी मैं निकल के आया, आज ही तो मैं जौनपुर पहुँचा हूँ, और जिस तरीके से मैं लोगों के बीच में थोड़े समय मिलते जुलते लोगों से आ रहा हूँ, लोगों ने कहा कि नहीं, बहुत मेहनत कर रही हैं लोगों के बीच। अभी मैं घर आया, अभी वो नहीं, अभी क्षेत्र में ही है वो,
इसका मतलब वो लोगों के बीच में लगातार अपना समय दे रही मैक्सिमम, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम उनको अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।